गुड मॉर्निंग, वेडनेसडे। तो जैसा कि हमारा जो वैदिक गणित का जो टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने सारी बातें पढ़ने के बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है धन का। और आज हम जो इस वीडियो में जो हल करना सीखेंगे वो सीखेंगे धन को हल करना। और धन को जो आपको हल करना है वो कौन सी विधि से हल करना है? सूत्र निखिलम के द्वारा। तो जैसा कि कल भी हमने सूत्र निखिलम को काम में लेने का तरीका सीखा था, और आज भी हम वापस उसी तरह से सूत्र निखिलम को हल करना यानी कि सूत्र निखिलम के द्वारा धन को हल करना सीखेंगे। तो जैसा कि जब भी सूत्र निखिलम की बात आती है तो ऑटोमेटिकली दो विधियां चालू हो जाती हैं, आधार विधि और उपाधार विधि। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने पहले से इस वीडियो में ये बातें लिख रखी है। तो इन दोनों विधियों के अनुसार सबसे पहले अगर बात करें आधार विधि, तो आधार विधि और उपाधार विधि कब लागू होगी, तो उसके लिए कल के वीडियो में आपको ये समझाया गया था कि सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि उसने आपको जो संख्या दे रखी है वो कौन सी विधि से हल होगी, आधार विधि से या उपाधार विधि से। तो जैसा कि माना उसने आपको जो भी संख्या दे रखी हो, तो पहले आपको ये देखना है कि अगर वो संख्या 1 से 19 के बीच में आती है या फिर 91 से 109 के बीच में आती है, तब तो आपको उसको हल करने के लिए कौन सी विधि काम में लेनी है? आधार विधि। और बाकी की सभी संख्याओं के लिए आपको काम में लेनी है उपाधार विधि। अब माना आपका ये सिलेक्शन कंफर्म हो गया कि आपको अपना सवाल कौन सी विधि से हल करना है? आधार विधि से। तो आधार विधि के अंदर सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ता है आधार का। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अगर आपको जो संख्या दे रखी है वो 1 से 19 के बीच में है, तब तो आपका आधार कितना होगा? 10। और अगर आपको जो संख्या दे रखी है वो 91 से 109 के बीच में है, तो आपका आधार कितना होगा? 100। आधार का सिलेक्शन होने के बाद में हमको यहाँ पर किसका सिलेक्शन करना पड़ता है? विचलन का। विचलन के लिए आपका फॉर्मूला लागू हो जाता है संख्या माइनस आधार। तो संख्या तो वो जो उसने आपको सवाल में दे रखी है, और आधार वो जिसका आपने सिलेक्शन किया है। दोनों को जब हम आपस में माइनस करते हैं तो आपका जो भी उत्तर आता है वो आता है विचलन का। इन दोनों का पता लगाने के बाद में हमारा घन का फॉर्मूला चालू हो जाता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर इस वीडियो में घन का फॉर्मूला पहले से लिख रखा है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और ऑब्लिक विचलन का क्यूब। तो यहाँ पर आपको जो भी अपने मान काम में लेना है वो इस फॉर्मूले के अनुसार लेना है। फिर उसके बाद में नंबर आता है उपाधार विधि का, यानी कि जिन संख्याओं को हम आधार विधि से हल नहीं कर सकते उनको हम कौन सी विधि से हल करते हैं? उपाधार विधि से। अब उपाधार विधि के अंदर भी आपको सबसे पहले किसका सिलेक्शन करना पड़ेगा? आधार का। तो आधार का सिलेक्शन कैसे होता है ये बातें आपके इस वीडियो में दिखा रखी है मैंने, कि अगर आपको जो संख्या दे रखी है वो 100 से क्या है? छोटी, तब तो आपको अपना आधार कितना लेना है? 10। और अगर आपको जो संख्या दे रखी है अगर वो 100 से क्या है? बड़ी, तो आपको अपना आधार कितना लेना है? 100। आधार का सिलेक्शन होने के बाद में नंबर आता है उपाधार अंक का और उपाधार संख्या का। तो इन सारी बातों को मैंने कल के वीडियो में क्लियर कर दिया था। और उसके बाद में नंबर आता है विचलन का। तो विचलन का आपका फॉर्मूला बन जाता है संख्या माइनस उपाधार संख्या। तो संख्या तो वो जो आपको सवाल में दे रखी है, और उपाधार संख्या वो जो आपने ऊपर वाले तरीकों से प्राप्त करी है। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमको जो उत्तर मिलता है वो मिलता है विचलन का। और इन सारी बातों के बाद में आपका फॉर्मूला चालू हो जाता है घन का। तो घन का फॉर्मूला ज्यादा आपको दिक्कत परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला ऊपर काम करता है सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, वो वापस वैसा का वैसा लिखा हुआ है, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर वापस वैसा का वैसा लिखा हुआ है, और विचलन का क्यूब वैसा का वैसा लिखा हुआ है। लेकिन फॉर्मूले में जो चेंजेस हुआ है वो इस बात का हुआ है कि यहाँ पर अपने को इसको ब्रैकेट में बंद करना है, और ब्रैकेट में बंद करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं उपाधार अंक के स्क्वायर से, और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं उपाधार अंक से। इन सारी बातों के बाद में आपके दो नोट काम करते हैं। तो दो नोट में से आपको मैंने एक नोट तो कल के वीडियो में भी बताया था, वही नोट आज वापस काम करेगा कि आधार में जितने जीरो होंगे प्रत्येक खंड में आपको उतने ही अंक रखने हैं। तो ये बातें अपनी कल क्लियर हो चुकी थी। लेकिन आज एक नया नोट आपके सामने दिख रहा होगा आपको,
और ये ध्यान रखना कि ये नोट केवल और केवल तभी काम करता है जब आप क्या निकालते हैं, धन। और ये नोट तभी काम करेगा जब कोई खंड ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब अगर माना कोई संख्या माइनस में चली जाए तो फिर उसे प्लस में बदलने के लिए आगे वाले खंड से आपको क्या लेना पड़ता है, उधार, जो किसके बराबर चलता है, आधार के बराबर। अब इन सारी बातों को समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर, यानी कि इन सारी बातों को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 सवाल लिख रखे हैं, एक तो है 91 और एक है 43। अपने को यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का क्या याद करना है, धन। सबसे पहले बात करते हैं 91 की। तो आपको जो 91 दिख रहा है, तो पहला काम आपका ये होता है कि सबसे पहले आप ये सेलेक्ट करो कि आपको कौन सी विधि काम में लेनी है, आधार विधि या उपाधार विधि। तो जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो 91 वाली संख्या है वो आपको यहाँ नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 91 को हल करने के लिए हमें कौन सी विधि काम में लेनी है, आधार विधि। अब मैं धीरे धीरे करके ये सारी बातें मिटा रहा हूँ। तो ये तो कंफर्म हो ही गया कि अगर हमें 91 का घन ज्ञात करना है तो कौन सी विधि काम में लेनी पड़ेगी, आधार विधि। तो आपको जो संख्या दे रखी है वो हो गई 91। अब सबसे पहले आपको जैसा कि लिखा हुआ है क्या सेलेक्ट करना है, आधार। आधार के लिए आपको वापस एक वाली बात देखनी पड़ेगी। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी संख्या 91 से 109 के बीच में आती है तो आपको आधार कितना लेना है, 100। आधार लेने के बाद में अब आपको लिखना पड़ेगा विचलन। तो विचलन के लिए फॉर्मूला जैसा कि लिखा हुआ है, संख्या माइनस आधार। तो संख्या तो कौन सी हो गई जो आपको सवाल में दे रखी है 91, और इसमें से आपको माइनस क्या करना है, आधार। तो आधार आपने कितना ले रखा है, 100। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, माइनस में। तो 100 में से अगर 91 को घटा दिया जाए तो आपका आंसर आता है माइनस का 9। अब हमें यहाँ पर 91 का क्या याद करना है, धन। तो उसके लिए जैसा कि फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले के अनुसार हम अपने मानों को जमाते हैं। तो सबसे पहले लिखी हुई है संख्या। तो यहाँ पर संख्या क्या है, 91 प्लस 2 इंटू विचलन। आपका विचलन कितना है, माइनस का 9, ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी कि -9 का स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का क्यूब यानी कि -9 का क्यूब। अब हम इसे कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। तो देखो 91 का 91 प्लस माइनस 9 दूना 18, फिर 3 का 3 इंटू -9 के स्क्वायर का मतलब है कि अपने को यहाँ पर -9 को मल्टीप्लाई करना है -9 से। तो माइनस प्लस हो जाएगा और 9 नाम 81, और फिर लिखा हुआ है -9 का क्यूब। तो -9 के क्यूब का मतलब होता है कि -9 को कितनी बार गुना करना है, 3 बार। तो माइनस का साइन कितनी बार है, 3 बार। इसलिए आपका जो भी आंसर आएगा वो आएगा माइनस में। और 9 नाम 81, और अगर हम यहाँ पर 81 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 729। आगे चलते हैं। 91 में से अगर 18 घटाया जाए तो कितना बचेगा, 73। 3 को अगर 81 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका आंसर आएगा 243, और ये वैसा का वैसा ही माइनस का 729। तो जैसा कि सभी संख्याएं हल हो चुकी है, अब आपको यहाँ पर 3 खंड नजर आ रहे हैं। पहला खंड है, पहले खंड में जो संख्या है वो है 73 यानी कि 73। दूसरे वाले खंड में जो संख्या है वो है 243, और तीसरे वाले खंड में जो संख्या है वो है माइनस का 729। अब यहाँ पर इन दोनों खंडों में जो संख्याएं लिखी हुई है उनसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं किसमें आ रही है, प्लस में। लेकिन दिक्कत आ गई इस संख्या की, क्योंकि ये वाली संख्या किसमें आ रही है, माइनस में।
अब अगर ये वाली संख्या माइनस में आती है तो आपका ये वाला नोट काम करता है। अब ये नोट आपको क्या कह रहा है, यदि कोई खंड ऋणात्मक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास 3 खंड है, तो ये वाला जो मान है वो किस में चल रहा है, माइनस में। तो अब आपको इसको क्या करना है, प्लस में बदलना है। अब प्लस में कैसे बदलते हैं, तो उसके लिए उसने ये बोला है आगे वाले खंड से क्या लेंगे, उधार। तो आगे वाले खंड का मतलब ये है कि इसके आगे वाला जो खंड है वो ये वाला है, तो यहाँ से आपको क्या लेनी है, उधार लेनी है। उधार लेने का मतलब जैसे अपन नॉर्मली कहते हैं हासिल लेना, तो यहाँ से अपने को हासिल लेनी है क्या, एक तरीके से उधार लेनी है। अब उधार आप कुछ भी ले सकते हो, एक उधार ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो। लेकिन 2 बातें याद रखना। पहली बात, आप यहाँ से जो भी उधार लोगे, माना जैसे आपने यहाँ से कितना उधार ले लिया, 1, तो जब आप यहाँ से 1 उधार लोगे तो यहाँ से आपको 1 माइनस करना है, ठीक है। दूसरी बात, जब माना आपने यहाँ से 1 उधार तो ले लिया, लेकिन जब वो 1 यहाँ से उठ करके इधर आएगा तो वो किसके बराबर चलता है, आधार के बराबर। आधार के बराबर का मतलब जैसे आपका आधार क्या है, 100। माना आपने यहाँ से 1 उधार लिया, तो जब वो 1 इधर आएगा तो इधर आकर के हो जाएगा 100। माना यहाँ से अगर आपने 2 लिया तो इधर आकर के हो जाएगा 200, 3 लिया तो 300, 4 लिया तो 400, 5 लिया तो 500, ठीक है। चलो अब यहाँ जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि हमारी जो माइनस वाली संख्या है वो चल रही है 729। तो अब आपको ये देखना है कि आपको उधार कितना लेना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको इस संख्या को प्लस में बदलना है तो जो भी संख्या आप लोगे या वो जो भी आधार के बराबर चलेगी वो इससे बड़ी होनी चाहिए। तो आपको जो संख्या दिख रही है वो दिख रही है 729। तो ये जो 700 वाली जो संख्या है इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 800। तो 800 कब आएगा, 800 तब आएगा जब हम यहाँ से यानी कि इसके आगे वाले खंड से कितना उधार लेंगे, 8। माना सपोज करो ये 73 ऑब्लिक ये 243, और जैसा कि हमने ये बोला है कि यहाँ से आपको कितना उधार लेना है, 8। तो जैसा कि मैंने आपको ये बोला था कि जो भी हम उधार लेते हैं वो यहाँ से क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हमने जो उधार लिया वो लिया 8, तो इस संख्या में से मैंने 8 को क्या कर दिया, घटा दिया। अब जब ये 8 इधर आएगा तो इधर आकर के किसके बराबर चलता है, आधार के। आधार है 100, तो 100 के अकॉर्डिंग 8 का इधर आकर के कितना हो जाएगा, 800। और अब आपको 800 में से कितना घटाना है, 729। और जैसा कि अब आप आगे देखोगे तो 73 का 73 ऑब्लिक 243 में से अगर 8 घटा दिए जाएं तो आपका आंसर आएगा 235 ऑब्लिक 800 में से अगर 729 घटा दिए जाएं तो आपका आंसर आएगा 71, ठीक है। यानी कि 243 में से अगर 8 लेस करोगे तब तो 235 बचेगा, और अगर 800 में से अगर 729 को माइनस किया जाएगा तो कितना बचेगा, 71। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बाकी जो संख्या माइनस में चल रही थी वो आगे जाकर के यहाँ पर किसमें बदल चुकी है, प्लस में। तो इस तरह से ये नोट काम करता है। अब इस नोट के काम करने के बाद में ये नोट तो 100% श्योर है, ये हर जगह काम करेगा। अब ये नोट आपको क्या कहता है कि आधार में जितने जीरो होंगे प्रत्येक खंड में आपको उतने ही अंक रखने हैं। तो ये बातें मैंने आपको कल के वीडियो में समझा दी थी, वापस आप दोबारा से देख सकते हो। अब जैसा कि आपके पास यहाँ पर कितने खंड है, 3। इन 3 खंडों में अपने को आगे वाले खंड से कोई मतलब नहीं होता, हमको जो मतलब होता है वो मतलब होता है पीछे वाले खंडों से। तो यहाँ पर पीछे वाले जो खंड है वो 2 हैं, जिनमें से पहला खंड तो कौन सा है, 235 वाला, और बाद वाला कौन सा है, 71 वाला। अब इनमें आपको इस नोट के अनुसार चलना पड़ेगा। तो ये नोट आपका ये कहता है कि आधार में जितने जीरो हैं, तो आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को यहाँ पर भी 2 ही अंक लेने हैं और यहाँ पर भी 2 ही अंक लेने हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस खंड में आपको जो संख्या दिख रही है वो कितने अंकों की है, 2 अंकों की, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस कितना आ जाएगा, 71। लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है, यहाँ पर आपको जो संख्या दिख रही है वो कितने अंकों की है, 3 अंकों की। तो इन 3 अंकों में से आपको केवल 2 ही अंक लेने हैं। तो वो 2 अंक कौन कौन से होंगे, 35 यानी कि 35। अब बचेगा कितना, 2। तो ये जो 2 है
वो यहाँ से उठ करके और आगे वाले खंड में जो संख्या लिखी हुई है उसमें जाकर के जुड़ जाता है। तो 73 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 75। तो इस तरह से आपका आंसर आता है 75, 35, 71। यानी कि ये जो 75, 35, 71 आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर 91 का क्या माना जाएगा? घन। ठीक है, एक सवाल तो ये वाला हो गया। अब इसी क्रम में हम एक और सवाल ले लेते हैं 43 वाला। तो जैसा कि अब जो हमारा सवाल है वो है 43 यानी कि 43। पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि आपको जो संख्या दे रखी है उस संख्या का घन ज्ञात करने के लिए आपको कौन सी विधि काम में लेनी है, आधार या उपाधार। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा कि हमारी जो संख्या है वो है 43। तो ये जो 43 है वो ना तो 1 से 19 के बीच में आता है और ना 91 से 109 के बीच में। इसका मतलब है यहाँ पर आधार विधि तो लगेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आधार विधि नहीं लगती तो इसका मतलब है अपने को यहाँ पर कौन सी विधि लगानी पड़ेगी? अब उपाधार विधि। तो कहने का मतलब है ये जो सवाल है वो हमारा कौन सी विधि से होगा? उपाधार विधि से। तो चलो देखते हैं तो उपाधार विधि के अनुसार क्या होता है। तो उपाधार विधि के अनुसार हमारी जो संख्या है वो तो हो गई 43। सबसे पहले अपने को क्या लेना है? आधार। तो आपको जो आधार लेना है वो इसके अनुसार लेना है। तो अब आप जैसा कि ये देख सकते हो कि आपको जो संख्या दे रखी है वो है 43। तो वो 100 से छोटी है या बड़ी है? तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि वो संख्या 100 से क्या है? छोटी। इसलिए आपको आधार कितना लेना है? 10। फिर आधार के बाद में नंबर आता है आपका उपाधार अंक का। तो उपाधार अंक को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, फिर नंबर आएगा उपाधार संख्या का। तो उपाधार संख्या के लिए फॉर्मूला जैसा कि लिखा हुआ है आधार इंटू उपाधार अंक। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर किसका सिलेक्शन करना है? उपाधार संख्या का। कैसे करना है तो आप दोबारा समझ सकते हो। आप पहले ये देखो कि उसने आपको जो संख्या दी है वो दे रखी है 43। तो कल मैंने आपको ये बोला था कि किसी भी संख्या के पास में जाने के कितने ऑप्शन होते हैं? 2। तो यहाँ पर आपको जो संख्या दिख रही है वो दिख रही है 43। तो 43 के पास में जाने के जो 2 तरीके हैं उनमें से पहला तरीका तो है 40 और दूसरा 50। अब इन दोनों ऑप्शंस में से आपको केवल एक ही संख्या का चयन करना है। माना मैंने जो संख्या चुनी वो चुन ली 40। तो जो संख्या हमने चुनी है 40 वो आपकी क्या कहलाती है? उपाधार संख्या। तो आपकी उपाधार संख्या कितनी हो गई? 40। लेकिन अब आपको ये देखना है कि 40 आया कैसे है। तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है आधार। तो आपका आधार कितना है? 10। तो अब आप जैसा कि देख रहे हो कि 10 को कितने से गुणा करें कि 40 आ जाए। तो 10 को गुणा करेंगे हम 4 से। तो ये जो 4 है वो आपका क्या माना जाता है? उपाधार अंक। और तब जाकर के किसका नंबर आएगा? विचलन का। तो आपके विचलन का जो फॉर्मूला बनता है वो जैसा कि नीचे लिखा हुआ है संख्या माइनस उपाधार संख्या। तो आपकी जो संख्या है वो तो हो गई 43 और जो आपकी उपाधार संख्या है वो आपने कितना पता लगाई? 40। तो 43 में से अगर 40 को लेस करेंगे तो कितना आएगा? अब इन सारी बातों के बाद में अगर हमको घन ज्ञात करना है तो हम घन का क्या लगाते हैं? फॉर्मूला। तो जैसा कि घन का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है तो इस फॉर्मूले के अनुसार केवल मैं मानों को जमा रहा हूं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है उपाधार अंक का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो उपाधार अंक है वो है 4। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर इंटू संख्या। तो आपकी जो संख्या है वो है 43 प्लस 2 इंटू विचलन। तो आपका विचलन कितना है? 3 ऑब्लिक उपाधार अंक। आपका उपाधार अंक कितना है? 4 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। तो विचलन कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर
ऑब्लिक विचलन का क्यूब, यानी कि विचलन कितना है 3, तो 3 का क्यूब। अब कुल मिलाकर के अपने को इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर यानी कि 4 को गुणा करना है 4 से, कितना आएगा 16 इंटू, यहाँ पर पहले आपको मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, तो 2 तिया 6, 4 तिया 12 और 12 को गुणा करना है 3 के स्क्वायर से। तो 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 3 को गुणा करो 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 का क्यूब, तो 3 के क्यूब का मतलब है कि 3 को गुणा करना है 3 बार, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। आगे चलते हैं 16 इंटू, इस ब्रैकेट का जो आंसर होगा तो 43 में अगर 6 को जोड़ दिया जाए तो आपका आंसर होगा 49 यानी कि 49 ऑब्लिक 12 नंबर 108 ऑब्लिक 27। 16 को अगर 49 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो 16 को अगर यहाँ पर 49 से गुणा किया जाता है सोलह नंबर 144 का 4 हासिल की 14 और 16 चौको 64 और 14 कितने हो गए 78। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर 16 को अगर 49 से गुणा करते हैं तो आपका आंसर आएगा 784 ऑब्लिक 108 ऑब्लिक 27। तो यहाँ पर अब आपको जैसा कि कितने खंड दिख रहे हैं 3, तो इन 3 खंडों में कोई भी संख्या माइनस में नहीं जा रही, इसलिए ये नोट तो काम करेगा नहीं। अब जो नोट काम करेगा वो केवल कौन सा करेगा, केवल ऊपर वाला। तो ऊपर वाले नोट के अनुसार आधार में जितने जीरो हैं तो आपका जो आधार है वो कितना है 10 और 10 में कितने जीरो हैं 1 जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको इस खंड से तो कोई मतलब ही नहीं होता क्योंकि ये तो सबसे पहला खंड है, बाकी के जो 2 खंड आपको दिख रहे हैं वो ये दोनों दिख रहे हैं। तो इस खंड में कितने अंक हैं 3 और इस खंड में 2, लेकिन नियम के अनुसार आप ये कहते हो कि आधार में 10 लेने के कारण 10 में अगर 1 जीरो है तो यहाँ पर भी आपको केवल 1 ही अंक लेना है और यहाँ पर भी 1 ही अंक। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, तो जैसा कि यहाँ पे आपके पास कितने अंक है 2, लेकिन नियम के अनुसार आपको केवल यहाँ पे 1 ही अंक लेना है, तो वो अंक होगा 7। बचा कितना 2। अब ये जो 2 है वो यहाँ से उठ करके और आगे वाले खंड की जो संख्या होगी उसमें जुड़ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 108, तो अगर हम यहाँ पर 108 में 2 को जोड़ दें तो इसका आंसर आता है 110। अब आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि अब आपके पास यहाँ जो संख्या है वो 108 ना हो करके कितनी है 110। अब 110 में वापस कितने अंक हैं 3 अंक, लेकिन इन 3 अंकों में से आपको नियम के अनुसार केवल 1 ही अंक लेना है, तो वो अंक हम केवल कौन सा लेंगे 0। तो आगे जो जाने वाली संख्या होगी वो वैसे तो 10 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 10 की जगह कितना बचेगा 11। तो जब हम 11 को आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे तो आगे वाली जो संख्या है वो है 784 और 784 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो आपका आंसर आता है 795। तो कहने का मतलब है यहाँ जो संख्या होगी वो होगी 795 और अब 795 का 795 और इस तरह से आपका जो आंसर आता है वो आता है 79,560। तो ये जो आपको आंसर दिख रहा है ये यहाँ पर क्या कहलाता है 43 का घन। तो जैसा कि आज के वीडियो में हमने घन को हल करना सीखा है और सूत्र निफिलम विधि अपने काम में लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ इस वीडियो में खैर आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट जो आपका टॉपिक है गणित का पहला टॉपिक वैदिक गणित वो कंप्लीट हो चुका है और कल जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे। इसी के साथ थैंक यू।